हेलो डियर स्टूडेंट्स। ब्रायोफाइटा के वर्गीकरण का जब हमने अध्ययन किया था तो ब्रायोफाइटा को 3 क्लासों में विभेदित किया था, वर्गीकृत किया था। फर्स्ट क्लास थी हिपेटिकोप्सिडा, सेकंड क्लास थी एंथोसिरोटोप्सिडा एंड थर्ड क्लास थी ब्रायोप्सिडा। इनमें से हम हिपेटिकोप्सिडा के 3 मेंबर्स रिक्सिया, मार्केंसिया एंड पोरेला, जिसे मेडोथिका भी कहा जाता है, का अध्ययन कर चुके हैं। इसके अलावा एंथोसिरोटोप्सिडा क्लास के एक सदस्य एंथोसिरोस का भी हम वीडियो लेक्चर के माध्यम से अध्ययन कर चुके हैं। आज हम ब्रायोफाइटा की तीसरी क्लास ब्रायोप्सिडा के सदस्य स्फैग्नम का अध्ययन करेंगे। इस वीडियो लेक्चर में हम स्फैग्नम, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ गैमेटोफाइट की स्टडी करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, सर्वप्रथम हम देखते हैं इसकी सिस्टमैटिक पोजीशन, यानी कि इसकी वर्गीकरणीय स्थिति, वर्गीकृत स्थिति। तो किंगडम है प्लांटी, इसका डिवीजन है ब्रायोफाइटा, क्लास ब्रायोप्सिडा, सब क्लास है स्फैग्नोब्राया, ऑर्डर है स्फैग्नेल्स, फैमिली स्फैग्नेसी एंड जीनस है स्फैग्नम। डियर स्टूडेंट्स, ब्रायोप्सिडा क्लास ब्रायोफाइटा की अंतिम एवं सबसे विकसित क्लास है और इस क्लास के सदस्यों को सामान्यतः मॉस के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आपको ये स्फैग्नम प्लांट दिखाया गया है, जिसमें नीचे की तरफ वाला हिस्सा जो आपको ग्रीन नज़र आ रहा है, यह इसका गैमेटोफोर है और इसके ऊपर आपको जो ये स्ट्रक्चर नज़र आ रही है, ये इसका स्पोरोफाइट है, यानी कि गैमेटोफाइट के शीर्ष भाग पर स्पोरोफाइट विद्यमान होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, स्फैग्नम को सामान्य रूप से बॉग मॉस यानी दलदल मॉस या पीट मॉस के नाम से भी जाना जाता है। स्फैग्नम दलदली स्थानों पर वृद्धि करता है, इस कारण इसे बॉग मॉस कहा जाता है। पीट मॉस कहे जाने का कारण भी आपको समझाते हैं। जो स्फैग्नम का प्लांट है, यह शीर्ष भाग से, इस शीर्ष भाग से लगातार वृद्धि करता रहता है। यहाँ पर इसका ग्रोविंग पॉइंट है तथा यह प्लांट आधारीय भाग से मरता रहता है। आधारीय भाग की लगातार मृत्यु होती रहती है। स्फैग्नम और दूसरे जो ब्रायोफाइट्स हैं वो सभी ग्रेगेरियस नेचर के होते हैं, समूह में वृद्धि करने वाले होते हैं। घास की तरह एक साथ पास पास सटे हुए वृद्धि करते हैं। तो इस प्रकार से सभी पादपों के आधारीय भाग की मृत्यु होती जाती है, जिससे कई सारा ऑर्गेनिक मटेरियल, कार्बनिक पदार्थ धरातल पर इकट्ठा होता रहता है। स्फैग्नम द्वारा कुछ विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थ स्रावित किए जाते हैं जो एसिडिक नेचर के होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। इस अम्लीय वातावरण में बैक्टीरिया एंड फंगस, जो कि कार्बनिक पदार्थों, मृत कार्बनिक पदार्थों का
डिकम्पोजिशन कर देते हैं, अपघटन कर देते हैं, वे इस अम्लीय वातावरण में वृद्धि नहीं कर पाते हैं, जिससे इस मृत कार्बनिक पदार्थ का विघटन नहीं हो पाता है और यह मृत कार्बनिक पदार्थ इकट्ठा होता चला जाता है। और इस इकट्ठे हुए मृत कार्बनिक पदार्थ में कार्बन की मात्रा काफ़ी अधिक पाई जाती है। इस गहरे काले रंग के पदार्थ को पीट कहा जाता है। चूँकि यह मोस पीट का निर्माण करता है, इस कारण इसे पीट मोस के नाम से जाना जाता है। आपको पीट की कुछ इमेजेस दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर जिन स्थानों पर स्फेग्नम पाया जाता है, वहाँ के रहने वाले लोग इस स्फेग्नम को धरातल की सतह पर से काट करके इस प्रकार से, जैसे आपकी ईंटें होती है, ईंटों की तरह काट लेते हैं, काट करके इसे सुखा देते हैं। और जब यह पूर्ण रूप से सूख जाता है तब इसे लकड़ी की तरह ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर यह पीट को सुखाते हुए आपको दिखाया गया है। नेक्स्ट स्लाइड में भी ये देखिए किस प्रकार से पीट को सुखाया जा रहा है, जिसका उपयोग फिर बाद में फ्यूल के रूप में, यानी कि ईंधन के रूप में, यानी कि जलाने के रूप में किया जाएगा। पूरे विश्व की बात करें तो स्फेग्नम की लगभग 340 स्पीसीज पाई जाती है। स्फेग्नम जलीय या अर्ध जलीय, एक्वेटिक और सेमी एक्वेटिक हैबिटेट में वृद्धि करता है। यह तालाबों, झीलों, झरनों आदि के किनारे वृद्धि करते हुए देखा जा सकता है। इसके अलावा यह ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर, जहाँ पर कि छाया और नमी पर्याप्त रूप से पाई जाती है, वहाँ पर भी वृद्धि करते हुए देखा जा सकता है। ये देखिए स्फेग्नम के पादपों को काट करके सुखाया गया है। सुखाने के बाद में उसकी सफाई की जा रही है और उसकी पैकेजिंग की जा रही है। ये देखिए नेक्स्ट स्लाइड में भी वही हो रहा है। यहाँ पर भी वही क्लीनिंग एंड ड्राइंग एंड पैकेजिंग प्रोसेस चल रही है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि आखिरकार इसका करेंगे क्या? ये तो एक तरीके की घास है। तो डियर स्टूडेंट्स, स्फेग्नम की इस सामग्री का उपयोग कांच और अन्य ऐसी वस्तुएं, ऐसे पदार्थ जिन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के दौरान टूटने की संभावना होती है, उन्हें पैक करने के लिए इसका उपयोग पैकेजिंग मटेरियल के रूप में, पैकिंग सामग्री के रूप में किया जाता है। इसके अलावा स्फेग्नम में जल अवशोषित करने की अपार क्षमता होती है और यह उस नमी को काफ़ी लंबे समय तक धारण किए रखता है। इस कारण से नर्सरी में जब पादप तैयार किए जाते हैं और उन पादपों को दूर दराज के स्थानों पर, बहुत काफ़ी दूर वाले स्थानों पर पहुंचाने हैं, तो उन छोटे छोटे पादपों को, प्लांटलेट्स को इसमें पैक करके पहुंचाया जाता है ताकि वो मरते नहीं हैं, सूखते नहीं हैं और जिंदा बने रहते हैं। अब देखते हैं इंडिया में पाई जाने वाली स्फेग्नम की कुछ प्रमुख जातियाँ। तो वैसे तो इंडिया में स्फेग्नम की लगभग 20 स्पीसीज़ देखने को मिलती है, जिनमें से कुछ कॉमन स्पीसीज है। स्फेग्नम फिम्ब्रिएटम, स्फेग्नम टेरेस, स्फेग्नम खासिएनम, स्फेग्नम कस्पिडेटम, स्फेग्नम पोलिस्ट्री, स्फेग्नम रोबस्टम, स्फेग्नम
स्क्वेरोसम और स्फेग्नम ओवेटम। ये कुछ कॉमन स्पीसीज है जो इंडिया में पाई जाती हैं। स्फेग्नम का जो गैमेटोफाइट है वह दो स्टेजेज में, दो अवस्थाओं के रूप में आप देख सकते हो। पहली स्टेज है जुवेनाइल प्रोटोनिमा अवस्था और सेकंड स्टेज है मैच्योर लीफी स्टेज या गैमेटोफोर स्टेज, परिपक्व परिणील अवस्था या गैमेटोफोर अवस्था। तो पहली अवस्था देखते हैं, जुवेनाइल प्रोटोनिमा अवस्था। डियर स्टूडेंट्स, प्रोटोनिमा क्या होता है उसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एक बार वापस से मेमोराइज करवाते हैं। कई पादपों में जब स्पोर यानी बीजाणु का जर्मिनेशन होता है, अंकुरण होता है, तो एक हरे रंग की थ्रेड लाइक धागे नुमा संरचना या फिर चपटी अवस्था बनती है। इस चपटी या धागे नुमा संरचना को ही प्रोटोनिमा कहा जाता है। बाद में फिर ये प्रोटोनिमा है उससे गैमेटोफाइट का निर्माण यानी कि थैलस का निर्माण हो जाता है। तो पहले तो स्पोर का जर्मिनेशन हुआ, प्रोटोनिमा बना और फिर प्रोटोनिमा से बन जाएगा थैलस। तो प्रोटोनिमा का निर्माण ब्रायोप्सिडा क्लास का एक मुख्य लक्षण है। स्फेग्नम में जब स्पोर का जर्मिनेशन होता है तो जो प्रोटोनिमा बनता है वो प्लेट लाइक और चपटा अनियमित आकृति का बनता है। यहाँ पर देखिए, आपको दिखाते हैं, जो ये चपटी सी आकृति आपको ये चपटा वाला, ये चपटी संरचना जो आपको दिखाई दे रही है, ये चपटी संरचना प्रोटोनिमा है। और इस प्रोटोनिमा पर देखिए ये आपको गैमेटोफोर नजर आ रहा है। तो पहली जो अवस्था है गैमेटोफिटिक जनरेशन की वो प्रोटोनिमा है और सेकंड जो स्टेज है वो गैमेटोफोर या लीफी स्टेज है, परिणील अवस्था है। और लीफी स्टेज या गैमेटोफोर का डेवलपमेंट प्रोटोनिमा पर होता है। सेकंड स्टेज देखते हैं, गैमेटोफोर अवस्था। गैमेटोफोर जो प्लांट है अभी आपको बताया कि प्रोटोनिमा पर बनता है और इसके गैमेटोफोर में एक एक्सिस होता है, अक्ष होता है। यहाँ पर ये देखिए, ये इसका एक्सिस है और इस एक्सिस पर ये ब्रांचेज है, ये शाखाएं हैं। तो इसके गैमेटोफोर में एक तो मुख्य अक्ष है और मुख्य अक्ष पर शाखाएं हैं, ब्रांचेज है। मुख्य अक्ष पर एवं शाखाओं पर पत्तियां व्यवस्थित है। कई जो स्फेग्नम की स्पीसीज है उनमें आपको गहरा लाल रंग नज़र आता है, जैसे स्फेग्नम रूबेलम में, और कुछ स्पीसीज में रोज पिंक कलर नज़र आता है, जैसे स्फेग्नम प्लूमुलोसस में। यह रंग इनमें उपस्थित एंथोसायनिन पिगमेंट, एंथोसायनिन वर्णक के कारण से आपको नज़र आता है। यहाँ पर ये आपको स्फेग्नम का जो गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी है वो दिखाया गया है। देखिए ये स्पष्ट रूप से आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। ये तो इसका मेन एक्सिस हो गया। इस मेन एक्सिस पर भी आपको ये देखिए
ये छोटी छोटी लीफ नज़र आ रही है। यहाँ पर ये टिप के रूप में दिखाते हैं आपको, ये टिप के रूप में ऐसा नज़र आ रहा है यहाँ पर। ये यहाँ पर देखिए, एक ये, तो इस पर लीफ अरेंज रहती है। और ये ब्रांचेज हैं, ये देखिए, ये ब्रांचेज मेन एक्सिस पर भी लीफ है और ब्रांचेज पर भी लीफ विद्यमान है, पत्तियां विद्यमान है। एक्सिस मुख्य अक्ष पर पत्तियां दूर दूर व्यवस्थित होती है, जबकि जो ब्रांचेज है उन पर पत्तियां ओवरलैप्ड रहती है, अतिव्यापित अवस्था में रहती है। पादप के शीर्ष पर, इस वाले भाग पर देखिए, इस शीर्ष भाग पर सीमित वृद्धि वाली शाखाएं काफी पास में व्यवस्थित हो जाती है और एक गुच्छे के रूप में नजर आती है, जिसे कोमा या जटा कहा जाता है। कोमा या जटा कहा जाता है। ऐसा क्यों होता है बताते हैं आपको। जैसे आप जानते हो कि प्लांट का जो स्टेम वाला पोर्शन होता है, तना है, उस तने की एक विशेषता होती है कि यह नोड एंड इंटरनोड, पर्व एवं पर्व संधि में विभेदित रहता है, जबकि रूट पर नोड एंड इंटरनोड नहीं पाए जाते हैं। तो रूट एंड स्टेम को आप नोड एंड इंटरनोड की प्रेजेंस एंड एब्सेंस के आधार पर पहचान सकते हो। देखिए, ये तो नोड है, ये नोड है, और दो नोड के बीच वाला ये स्थान है, वो क्या है, इंटरनोड। नोड को हिंदी में पर्व संधि और इंटरनोड को पर्व कहा जाता है। तो जो ये नोड वाला पोर्शन है, अगला ये नोड, अब होता क्या है, स्पेक्ट्रम के शीर्ष भाग पर जो ये इंटरनोड है, ये इंटरनोड की लंबाई काफ़ी कम हो जाती है। इंटरनोड की लंबाई कम हो जाती है। और आप जानते हो कि जो शाखाएं और पत्तियां हैं वो तने पर हमेशा नोड से निकलती है। यहाँ से शाखाएं निकलती है और यहीं पर पत्तियां विद्यमान रहती है। ये शाखाएं कहाँ से निकलेगी? शाखाएं नोड से। अब जब ये इंटरनोड वाला भाग काफ़ी छोटा हो जाएगा तो आपको लगेगा कि ये शाखाएं दूर दूर से निकल नहीं रही है, अपितु एक ही स्थान से निकल रही है। तो देखिए, इस वाले पोर्शन में क्या हुआ, इंटरनोड की लंबाई काफ़ी कम हो गई, जिससे कई सारे नोड पास में आ गए और आपको एक ही स्थान से निकलती हुई कई सारी शाखाएं नजर आती है। तो इस वाले भाग को कहा जाता है कोमा। 1 नंबर में क्वेश्चन आता है, कोमा क्या है? तो आंसर है, स्फेग्नम के गैमेटोफोर के शीर्ष भाग पर सीमित वृद्धि वाली शाखाओं का गुच्छा पाया जाता है, जो कोमा या जटा कहलाता है। यह इसके एक्सिस के एक भाग को एनलार्ज करके दिखाया गया है, ये वाला देखिए, ये एक्सिस का यहाँ से लेकर के ये एक्सिस है। इस एक्सिस पर देखिए आपको ये छोटी सी लीफ नज़र आ रही है, इधर ये लीफ है, ठीक है। तो एक्सिस पर है लीफ, और लीफ के कक्ष से जो नोड वाला पोर्शन है, उस नोड वाले पोर्शन पर लीफ के कक्ष से ये शाखाएं निकल रही है, ये शाखाएं हैं। अब देखिए, इसमें आपको शाखाएं 2 प्रकार की नज़र आ रही होगी। कुछ शाखाएं अक्ष से उत्पन्न हुई और अक्ष से उत्पन्न होने के बाद में तुरंत नीचे की तरफ झुक जाती है और अक्ष के समानांतर ही नीचे की तरफ वृद्धि करने लग जाती है। कुछ शाखाएं ऐसी है जो अक्ष से उत्पन्न होती है, यानी कि अक्ष के नोड वाले पोर्शन से उत्पन्न होती है,
थोड़ा ऊपर की ओर उठती है और फिर नीचे की तरफ झुकती है। तो स्फेग्नम में दो प्रकार की ब्रांचेज हो गई। एक प्रकार की ब्रांचेज है पेंडेंट ब्रांचेज। ये ब्रांचेज अक्ष से उत्पन्न होने के बाद में नीचे की तरफ मुड़कर अक्ष के समानांतर नीचे की तरफ वृद्धि करती है। ये शाखाएं पतली एवं दुर्बल होती है। दूसरी शाखाएं डाइवर्जेंट ब्रांचेज। ये शाखाएं अक्ष से उत्पन्न होने के बाद थोड़ा ऊपर की तरफ वृद्धि करती है और फिर नीचे की तरफ झुकती है। ये शाखाएं पेंडेंट ब्रांचेज की तुलना में मजबूत होती है और मोटी होती है। तो जो मैच्योर गैमेटोफोर है उसमें दो पोर्शन आपको बताए, एक तो मेन एक्सिस एंड ब्रांचेज और दूसरा लीव्स पत्तियाँ। मेन एक्सिस और ब्रांचेज क्या है, किस प्रकार की होती है, वो आपको बता चुके हैं। यहाँ पर ये कोमा के बारे में बता चुके हैं। दो प्रकार की शाखाएं जो पेंडेंट ब्रांचेज डाइवर्जेंट ब्रांचेज है उनकी हम चर्चा कर चुके हैं। अब देखते हैं इसमें जो लीव्स है, पत्तियां हैं, वो किस प्रकार की होती है। तो आपको बताया कि जो पत्तियां है वो मेन एक्सिस पर भी होती है और ब्रांचेज है उन पर भी लीफ पाई जाती है। मेन एक्सिस पर पत्तियां थोड़ी दूरी पर व्यवस्थित होती है और ब्रांचेज पर पत्तियां ओवरलैपिंग अवस्था में पाई जाती है, अतिव्यापित अवस्था में पाई जाती है। पत्तियों की व्यवस्था स्पाइरल होती है, यानी कि फाइलोटैक्सी की बात करें तो फाइलोटैक्सी स्पाइरल या सर्पिलाकार पाई जाती है। सर्पिलाकार फाइलोटैक्सी कैसे, जैसे ये मेन एक्सिस है, ये नज़र नहीं आ रहा, ये मेन एक्सिस है, एक लीफ यहाँ पर, दूसरी इधर, तीसरी इधर, चौथी वापस यहाँ पर, तो एक सर्पिलाकार आकृति बन गई। तो लीफ का जो अरेंजमेंट है वो स्पाइरल है। तने अथवा शाखाओं पर पत्तियों की व्यवस्था, पत्तियों का अरेंजमेंट फाइलोटैक्सी कहलाता है। ये फाइलोटैक्सी। अब इसकी पत्ती देखिए कैसी होती है, एंटायर होती है। ये देखो ये एंटायर लीफ है। एंटायर लीफ का मतलब ऐसी लीफ जिसकी जो मार्जिन है, जिसके किनारे हैं वो कटे फटे नहीं होते हैं, एंटायर लीफ कहलाती है। ठीक है, तो लीफ है, एंटायर है और सेसाइल है। सेसाइल का मतलब अवृंती है, पर्णवृंत नहीं पाया जाता। जैसे ये लीफ पर ये पर्णवृंत होता है जिसकी सहायता से जो लीफ है वो अक्ष पर लगी रहती है। वह डंठल नुमा संरचना यानी कि पर्णवृंत यानी कि पिट्यूल यहाँ पर नहीं पाया जाता है। और लीफ के मध्य भाग में जो पाया जाने वाला मिड रिब है, मध्य सिरा है, वह भी नहीं पाई जाती है। एक बार आपको उच्च वर्गीय पादपों की लीफ बता देते हैं। इसमें ये वाला पोर्शन तो पिटियोल या पर्णवृंत कहलाता है और ये वाला पोर्शन है वो लीफ लेमिना या पर्णफलक कहलाता है और ये टिप वाला पोर्शन है वो लीफ का अपेक्स कहलाता है, शीर्ष भाग कहलाता है। यहाँ से यहाँ तक एक मोटी सी सिरा जाती है जिसे मिड रिब या मध्य सिरा कहा जाता है। तो यहाँ पर जो स्फेग्नम की लीफ है
उसमें मिड रिब या मध्य सिरा नहीं पाई जाती है, और ये पर्णवृंत या पिट्यूल भी नहीं पाया जाता है, यानी कि सेसाइल होती है। और इसका जो मार्जिन है, किनारे हैं, वो बिना कटे फटे होते हैं, यानी कि यह एंटायर या संपूर्ण होती है। यहाँ पर ये लीफ आपको दिखाई गई है पहले वाले डायग्राम में और दूसरे वाले डायग्राम, दोनों में उसके डोर्सल व्यू यानी कि पृष्ठ सतह दिखाई गई है। और जो सी वाला डायग्राम आपको नज़र आ रही है, ये इसका ट्रांसवर्स सेक्शन है, आंतरिक संरचना है, जिसका अध्ययन हम अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे। अब देखते हैं स्फेग्नम में राइजोइड्स किस प्रकार के होते हैं। तो जो स्फेग्नम का गैमेटोफोर है, उसमें राइजोइड्स मल्टी सेलुलर पाए जाते हैं। देखिए, अब तक आपने रिक्सिया, मार्केंसिया, पोरेला, एंथोसिरोस, इनमें पढ़ा था कि राइजोइड्स यूनिसेलुलर या एक कोशिकीय होते हैं, लेकिन ब्रायोप्सिडा क्लास में कैसे हैं, मल्टी सेलुलर है, इम्पोर्टेंट। और राइजोइड्स में ओब्लिक्यूसेप्टा, तिर्यक पट पाए जाते हैं। जैसे ये राइजोइड्स हैं, इन राइजोइड्स पर इस प्रकार के तिर्यक पट पाए जाते हैं, तिरछे पट। तो राइजोइड्स आर मल्टी सेलुलर एंड विथ ओब्लिक्यूसेप्टा। जब गैमेटोफोर मैच्योर हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, तो ये राइजोइड्स गायब हो जाते हैं और अब राइजोइड्स की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको यह वीडियो लेक्चर पसंद आया हो, आपके लिए इम्पोर्टेंट हो परीक्षा की दृष्टि से या अन्य जानकारी की दृष्टि से, तो प्लीज़ इस वीडियो लेक्चर को बाकी साथियों तक भी शेयर करें। धन्यवाद।